पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग माना जाएगा। ऊपर से वार्ता की जा रही थी। मिस्टर राजीव, अगर आप उस दिन चले गए होते तो बैंक में ऐसी वारदात न होती। अब मुझे किसी भी कीमत पर इसका रिजल्ट चाहिए। तुम्हें एक बार फिर से आयनापुर जाना ही पड़ेगा। तुमने पहली बार न जाकर बहुत बड़ा नुकसान कराया है। राजीव बोले, सर उस वक्त मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी जगह जो बंदा गया था वो मुझसे किसी मामले में कम न था। मैं यही सोच कर रह गया, लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करके आपको सूचना देता हूँ, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजीव ने बिल्कुल सच बात बताई थी, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने के कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके लिए उनके पास रहना अत्यंत आवश्यक था, जिसके लिए इन्होंने अपने ऑफिसर से बात की और उस समय वो न जा सके। लेकिन अब तो ऐसी वारदात सुनने के बाद उनको भी यह लगा कि वास्तव में मैंने गलती की है और उस गलती को सुधारने के लिए ये अपने मन मस्तिष्क में प्लान बनाते हैं और वहाँ से एक टेम्पो पकड़कर ठीक रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और रेलवे स्टेशन से सीधे आयनापुर गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। आयनापुर पहुँचने के बाद सीधे वो रस्तोगी से मिलते हैं और फिर शुरू होता है उस चोरी का रहस्य खुलने का सिलसिला, जिसके लिए तीसरे अपराधी को पकड़ने के लिए नियुक्त किए गए नए ऑफिसर, जो कि ट्रेन से आज पहुंच ही रहे थे और उनके इंतज़ार में और दो साथी वहां मौजूद थे, सभी ने मिलकर उस नए ऑफिसर के स्वागत के लिए ढेर सारे इंतज़ाम कर रखे थे और फिर से कोई ऐसी अंजाम न हो जो कि किसी बैंक में या किसी भी प्रकार से लूटपाट हो। इसके लिए नए ऑफिसर को दिखाने के लिए हर जगह पुलिस की टीम तैनात कर दी गई थी। ठीक उसी वक्त नए ऑफिसर आकर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से सब एक साथ मिलकर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। आयनापुर हेडक्वार्टर भारी तकनीक माध्यम से लैस था और हर प्रकार के वहां उपलब्ध उपकरण मौजूद थे, जो कि उस बैठक में वहां की टीम और भेजी गई टीम और कुछ परामर्शदाता उस समय मौजूद थे। सभी ने यह निर्णय लिया कि निश्चित ही कोई तकनीक ऐसी लगाई गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बैंक की ये बता रही है कि दमकल की गाड़ियों के अलावा और कोई भी गाड़ियां वहां इतनी देर तक नहीं खड़ी रही कि बैंक का सारा पैसा इतनी जल्दी उसमें भर दिया जाए। निश्चित ही उसी में कोई तकनीक की गई है, जिसके कारण यह लूटपाट हुई है और उसको जल्द से जल्द खोजा जाना नितांत आवश्यक है। उधर विक्रांत की टीम विक्रांत के साथ पैसे का बंटवारा करके वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि विक्रांत का सीधा निर्देश था कि मैं यहाँ का वासी हूँ, इसलिए यहाँ कुछ दिन तक रुकूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले अपना सब इंतज़ाम कर लिया था, जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं यहीं का हूँ, मुझसे लोग शंका न करें। यहाँ का माहौल ठंडा होने के बाद हम लोग मुंबई में मिलेंगे। और होटल का पता तो सबको था, उनके नाम कमरा जो बॉम्बे में अलॉट था, इसलिए सब निश्चिंत होकर निकल गए। अब सिर्फ विक्रांत रह गया, जो कि चारों तरफ यह पता करना चाहता था कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है।
यह देखने और सुनने के लिए वह सड़क के बाहर निकला और एक चाय की दुकान में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस की टीम पहुँची और एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे क्या आप लोगों ने कोई यहाँ से गुजरते हुए दमकल को देखा या दमकल की गाड़ियाँ कभी इस रूट से आई हैं। इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ पुलिस की टुकड़ी जगह जगह दुकानों में जाकर ले रही थी, जो कि उस समय वहाँ टीम पहुँची। उसने पूछा, दुकानदार हतप्रभ रह गया और उसने बोला, साहब यहाँ इतनी भीड़ भाड़ न रहने वाली सड़क है और न ही आग लगने वाला ऐसा कोई स्थान जिससे कि दमकल की गाड़ियाँ गुजर सके। हमें तो महीने हो गए साहब कोई रंगीन गाड़ी देखे हुए। यहाँ तो घोड़ा गाड़ी और घुड़सवारी ही मिलती है साहब। दुकानदार ने अपने रूखे हुए स्वर में जवाब दिया। विक्रांत ने गाड़ियों को अपने गोदाम के नीचे वाली ज़मीन में अंडरग्राउंड करवा दिया था, जिससे यह पता चल न सके कि यहाँ पे कोई गाड़ी भी है, और उसके ऊपर पुरानी गाड़ियों की कई जोड़ियाँ खड़ी करके ऐसा बना दिया था जिससे यह लगे कि यह सर्विस सेंटर है और यहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। तो लोग इतना ही जान सकें, क्योंकि असली करामात तो वह रात रात जाग कर करता था। इतनी गाड़ियों का इंतज़ाम जो उसने किया था, जालिम सिंह के आ जाने के बाद जिस तकनीक का इसे ज्ञान न था, उसी के लिए जालिम सिंह को बुलाया गया था और गाड़ियों को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया था कि बाहर से बिल्कुल वह दमकल की गाड़ी फायर ब्रिगेड जैसी लगे और अंदर ऐसे उपकरण हो जिसके माध्यम से एक बड़ी सी पाइप से पानी निकले और उसी पाइप से दूसरी तरफ वैक्यूम प्रेशर के द्वारा अंदर का सामान बाहर और बाहर का सामान अंदर लाया जा सके। ऐसी मशीनों को सेट करने के लिए कई गाड़ियों के इंजन का प्रयोग किया गया था, जिसके लिए उसने महीनों से मेहनत की थी, तब जाकर वह इस सपने को साकार कर पाया था। इसलिए वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ लगने की सोच भी नहीं सकता था, जिसके लिए उसने लोगों को बाहर भी भेज दिया था और अब इंतज़ार था माहौल के शांत होने का। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। उधर पुलिस की टीम में तैनात हुए बाहर के अधिकारी और जो उनके साथ थे वो जिज्ञासावश मिश्रा जी को घूर रहे थे। मिश्रा जी एकदम सीधे साधे, वे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि किसी प्रकार के कोई अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही था कि कोई पहचान न सके और अपना काम कर लिया जाए। मिश्रा जी ने जब स्टेशन में लोगों के साथ मिले, उसी समय उन्होंने अपना परिचय दिया और यह भी हिदायत दी कि मुझसे वक्त आने पर ही कांटेक्ट करें, अन्यथा मेरे साथ चलने के बावजूद भी साथ ना रहें, साथ रखने के बावजूद भी साथ साथ ना दिखें। अक्लमंदों को इशारा ही काफ़ी था। वे समझ गए कि साहब थोड़ा सनकी मिजाज के हैं और अपना काम अपने ढंग से करते हैं, लिहाजा उनके लिए अलग से कमरा बुक कराया गया था। मिश्रा जी नाश्ता पानी करने के बाद अपने कमरे में गए और सब अधिकारी अपने अपने घर गए। सुबह 9 बजे की मीटिंग मुकर्रर की गई थी। सुबह 9 बजे सभी को आकर मिलना था और रात में विश्राम करने के बाद मिश्रा जी करीबन
3 बजे भोर में ही उठ गए और टहलते हुए चहलकदमी करते हुए वे वहाँ के आसपास के नज़ारों को देखने लगे। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे पहले सुबह सबको लेकर बैंक जाना होगा, वहाँ से कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे और फिर आगे का प्लान बनाया जाएगा। और चहलकदमी करते हुए वो पैदल ही कुछ दूर पर जो बैंक आईनापुर था वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ के लोगों की बातों को सुनने के लिए एक चाय का प्याला मांगकर एक दुकान में बैठ गए और आराम से समोसे पकौड़े और चाय का आनंद ले रहे थे। मिश्रा जी इस कदर गांव का लिबास पहने हुए थे कि उनको देखकर कोई अजनबी नहीं कह सकता था। एक कुर्ता और पैजामा सीधा सादा सा और मफलर को अपने कंधे पर लपेटे हुए इस तरह से चल रहे थे मानो वो उसी गांव के रहने वाले हों। इसलिए लोगों ने इतराज़ भी न किया और वो चुपचाप चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे थे और लोगों की बातों को सुन रहे थे। आपस में लोग बात कर रहे थे, सुना है भैया, अरे गजब कलयुग आ गया बहू, अरे भैया आगी बुतावई वाला मनई आगी लगाई देता, अरे वह देख इतना बढ़िया बैंक रहा, वह लूट गया। वह बैंक के किराए पे ऐसा बैठा था कि वहाँ शहरी और गांववासी सभी आते जाते थे। थोड़ी ही देर बाद उनको सुनाई दिया, अरे हाँ ऐसा थोड़ी न है, उसमें कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है, ऐसे ही आसानी से थोड़ी बैंक को लूटा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा खेल है, सरकार हमसे कुछ छिपा रही है।